बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लेंस का ओवरव्यू, उसकी बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कंजेनिटल कैटरैक्ट का टॉपिक है। इसमें से 2-4 दफ़ा पास्ट पेपर में सवाल आया हुआ है, तो इसको ज़रा ध्यान से करें। एक दफ़ा वीडियो देख लें और फिर बुक से रीड कर लें तो मोर देन इनफ है आपके लिए। तो चलते हैं। कैटरैक्ट जो है ना, कैटरैक्ट होता है ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस। ओपेसिफिकेशन कहते हैं धुंधलेपन को। अब ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस जो है ना, ये कंजेनिटल कैटरैक्ट की वो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो डिसऑर्डर है। और ये याद रखना है कि 1 in 1500 लाइव बर्थ्स जो है ये फिनोमिना अकर होता है। यानी कि 1500 में से एक बच्चे को कंजेनिटल कैटरैक्ट होगा। यानी कि ये इतना कॉमन है, इस कदर ये कॉमन है। और 2/3 जो कैटरैक्ट के केसेस हैं, 2/3 ऑफ कैटरैक्ट के केसेस वो बाईलैटरल हैं, और 1/3 ऑफ केसेस जो हैं वो यूनिलैटरल होते हैं। इसके बाद इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स इसकी इंपॉर्टेंट है। वो लोकेशन, जिस जगह धुंधलापन होगा लेंस के अंदर, जिस जगह पे ओपेसिफिकेशन होगी, उसकी लोकेशन के हिसाब से उसकी टाइप्स उन्होंने नाम रख दिया। अब जैसे एंटीरियर, ये लेंस का एक लेंस, ये इसका एंटीरियर पोल है, ये पोस्टीरियर पोल है, और ये कैप्सूल है। ये न्यूक्लियस आ गया और ये कैप्सूल आ गया। तो एंटीरियर पोस्टीरियर कैप्सूलर जो कैटरैक्ट होगा वो एंटीरियर कैप्सूल में होगा, तो एंटीरियर कैप्सूलर कैटरैक्ट। पोस्टीरियर कैप्सूल में होगा तो पोस्टीरियर कैप्सूलर कैटरैक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है सुचरल कैटरैक्ट। सुचरल कैटरैक्ट होता है कि अगर इन द पास्ट कोई लेंस की सर्जरी हुई है और उस सर्जरी के में एंटीरियरली या पोस्टीरियरली वाई शेप्ड सूचर्स लगे हुए हैं, तो इन सूचर्स में बाद में अगर ओपेसिफिकेशन डेवलप हो जाए, तो इस तरह के कैटरैक्ट को सुचरल कैटरैक्ट या वाई शेप्ड कैटरैक्ट भी कहते हैं। सुचरल वाई शेप्ड कैटरैक्ट। तो ये एंटीरियर भी हो सकते हैं, एंटीरियर सुचरल कैटरैक्ट भी हो सकते हैं अगर ये एंटीरियर साइड पे होंगे, और अगर पोस्टीरियर साइड पे होंगे तो ये पोस्टीरियर सुचरल कैटरैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगली टाइप है न्यूक्लियर कैटरैक्ट की। अगर न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट है लेंस का, इसमें अगर ओपेसिफिकेशन हो जाए, तो ये सेंट्रल एरिया में ओपेसिफिकेशन हो तो फिर वो न्यूक्लियर कैटरैक्ट होगा। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी लमेलर या जोन्युलर कैटरैक्ट। ये क्यों इतनी सबसे इंपॉर्टेंट है? क्यों 40-50% ऑफ केसेस जो है ना कंजेनिटल कैटरैक्ट के, वो लमेलर या जोन्युलर कैटरैक्ट होता है। अब ये होता क्या है? ये लेंस का एंटीरियर पोल आ गया, ये पोस्टीरियर पोल, और ये अंदर न्यूक्लियस आ गया। तो लमेला क्या होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस को एनसर्कल किया होता है एक रीजन होता है। लेंस के कॉर्टेक्स का एक रीजन होता है जिसने न्यूक्लियस को एनसर्कल किया होता है, जो सिर्फ ओपेसिटी शो करता है। इनके एक स्पेसिफिक रीजन होगा अराउंड द न्यूक्लियस जो ओपेसिटी शो करेगा। उसके अंदर और उसके बाहर का जो लेंस होगा वो बिल्कुल ठीक है, उधर से सही लाइट पास हो रही है, वो सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो ये ज़ोन होगा जिसने एनसर्कल किया होगा बोथ एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, वो ज़ोन में सिर्फ ओपेसिफिकेशन होगी। तो इस तरह के कैटरैक्ट को लमेलर या जोन्युलर कैटरैक्ट कहते हैं। इस डायग्राम में आपको बताता हूँ, ये अब न्यूक्लियस है, इसके अराउंड मिसाल के तौर पे यहाँ एक ज़ोन बन जाता है, तो यहाँ ज़ोन ऑफ ओपेसिटी है, तो ये लमेलर कैटरैक्ट होगा। इसके अंदर अंदर का रीजन और बाहर का रीजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इस ज़ोन में ओपेसिफिकेशन है। इसके बाद अगला आ जाता है कैटरैक्ट की टाइप जो है सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट। सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट होता है कि न्यूक्लियस और डीप पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस को और डीप पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करता है। ये करेक्टरिस्टिक है, एक डिजीज होती है गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें गाल्ट एंजाइम एक होता है, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा गैलेक्टोसीमिया कि वो गाल्ट एंजाइम की डेफिशिएंसी या डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से गैलेक्टोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाता बॉडी में, तो गैलेक्टोज एक्यूमुलेट कर जाता है बॉडी के अंदर। तो इस कंडीशन में जो है ना वो सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट आंखों में भी असर करेगा, आंखों में जाके एक्यूमुलेट करेगा, तो आइज में सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट बन जाएगा। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लमेलर या जोन्युलर है। फिर एक और बहुत कॉमन वैरायटी होती है ब्लू डॉट कैटरैक्ट की। ब्लू डॉट कैटरैक्ट क्या है कि ये अब लेंस का स्ट्रक्चर है, तो मल्टीपल स्मॉल डॉट्स, पंक्टेड डॉट्स बन जाते हैं ओपेसिटी के। यानी कि ये डॉट इस जगह ओपेसिटी है, इस डॉट की जगह ओपेसिटी है, तो धुंधलापन जो है ना वो सारे लेंस में नहीं होता, उसके मुख्तलिफ जगह पर डॉट डॉट की शक्ल में होता है, और वो डॉट्स जो है ना ओपेसिटी के डॉट्स होते हैं। और इसके बाद कोरोनरी कैटरैक्ट है। कोरोनरी कैटरैक्ट होता है कि उसने ना न्यूक्लियस को एक क्राउन की तरह जो है वो एनसर्कल किया होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एंटीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल, ये न्यूक्लियस आ गया। अब ये न्यूक्लियस को ना एक ऐसे क्राउन की शेप में, ऐसे क्राउन की शेप में जो है ना उसने एनसर्कल किया होता है एक जोन ऑफ ओपेसिफिकेशन ने। ऐसे कैटरैक्ट को कोरोनरी कैटरैक्ट कहते हैं। और अगर एंटीरियर या पोस्टीरियर कैप्सूल के दरमियान में, यानी इस जगह पे और ये पोस्टीरियरली दरमियान में, इधर कैटरैक्ट ओपेसिफिकेशन डेवलप हो जाए, तो वो ये एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट हो जाएगा, ये पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट हो जाएगा। और अगर सारे लेंस को वो ऑक्यूपाई कर ले कैटरैक्ट, सारा लेंस ओपेसिफाई हो जाए, तो फिर वो कंप्लीट कैटरैक्ट हो जाता है। इसके बाद इसके
कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ इसके 3 तरह के हैं। मैटरनल कॉजेज़ हो सकते हैं, फीटल कॉजेज़ हैं या अननोन कॉजेज़ हैं। 35 टू 50% ऑफ केसेज़ में कैटरैक्ट जो कंजेनिटल है उसकी कोई कॉज़ नहीं होती, तो वो अननोन उसकी कॉज़ पता नहीं होती क्या है, क्या कॉज़ है, तो उसको वो स्पोरेडिक होता है। तो वो अननोन में उसको अननोन की कैटेगरी में डाल देते हैं। मैटरनल कॉजेज़ में सबसे आपने इम्पोर्टेंट याद रखनी है रूबेला। रूबेला वायरस जो है ये जो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होता है इसमें कैटरैक्ट सबसे कॉमन है। इसके अलावा टोर्चिज़ इन्फेक्शन आपने एज़ अ होल याद रखना है। ये टोर्चिज़ वर्टिकल इन्फेक्शंस होते हैं जो मदर से फीटस को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसमें कौन-कौन सा आता है? टॉक्सोप्लाज़्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है? इसके बाद मदर इंट्रायूट्राइन अगर हाइपॉक्सिया हो गया है, तो उस केस में भी बच्चे को कैटरैक्ट हो सकता है। इसके अलावा मदर का एक्सपोज़र हो गया रेडिएशंस को एक्स-रे या अल्ट्रा यूवी रेडिएशन एक्सपोज़र हो गया मदर का, तो उससे भी बच्चे में कैटरैक्ट डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद आ जाती हैं फीटल कॉजेज़। फीटल कॉजेज़ में सबसे मेन जो है वो ट्राइसोमी 21 जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम में भी हो सकता है। इसके अलावा ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम के केस में भी बच्चों को कैटरैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि बाज़ औक़ात ना डिलीवरी नॉर्मली नहीं होती, तो वो फॉरसेप्स के थ्रू डिलीवरी करनी पड़ती है बच्चे की। तो अगर फॉरसेप्स से डिलीवरी होगी तो उस केस में भी जो है वो बच्चे में कैटरैक्ट डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद अगर बच्चे में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मिसाल के तौर पे बच्चे को गैलेक्टोसीमिया है, जैसे हमने अभी पहले बात की जो सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट बनेगा गैलेक्टोसीमिया में। अगर वो गैलेक्टोज मेटाबोलाइज़ नहीं हो सकता, तो उनको जो है वो कैटरैक्ट डेवलप हो जाएँगे गैलेक्टोसीमिया में, हाइपोग्लाइसीमिया में कैटरैक्ट डेवलप हो जाते हैं या हाइपोकैलेसीमिया के केस में भी कैटरैक्ट डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्लिनिकल फीचर्स पे चलते हैं कि केस प्रेज़ेंट कैसे करेगा जो है वही कंजेनिटल कैटरैक्ट का। मेन आपने याद रखना है एक ही सिम्पटम। अक्सर सिनेरियो में भी आपको यही सिम्पटम आएगा जिससे आपका पिक हो जाएगा कि आप वो आपको उन्होंने सिनेरियो में बताया होगा कि व्हाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है। बच्चा प्रेज़ेंट हुआ है ओपीडी में, आई की ओपीडी में और उसको व्हाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है। तो आपने पहुँच जाना है कि ये कंजेनिटल कैटरैक्ट है। व्हाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या होता है कि आम तौर पे जब रात को अगर फ़ोटो वगैरह बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं तो आँखें जो है ना वो लाल हो जाती हैं, रेड। तो नॉर्मली वो नॉर्मल होता है फिनोमेना। जो आँखें आपकी रेड ऐसे रेड सी नज़र आ रही होती हैं, ये नॉर्मल होता है। अगर रेड ना नज़र आएँ, रेड की जगह व्हाइट नज़र आएँ लाइट पड़ने पे, तो उसको कहते हैं व्हाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स और वो इंडिकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि ये कंजेनिटल कैटरैक्ट का केस है। ठीक है? व्हाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के अलावा और आपको क्या साइन नज़र आ सकता है कि डिक्रीज़्ड विज़न हो सकता है, डिक्रीज़्ड विज़न की कंप्लेंट होगी या आपको स्क्विंट की कंप्लेंट हो सकती है। स्क्विंट कहते हैं बैंगेपन को। कि स्क्विंट की कंप्लेंट हो सकती है या निस्टैग्मस की भी कंप्लेंट हो सकती है। निस्टैग्मस कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द आई बॉल, यानी कि आँखें पड़पड़ा रही हैं, इधर-उधर देख रही हैं, एक जगह फ़ोकस नहीं कर पा रही हैं, उसको निस्टैग्मस कहते हैं। तो इन क्लिनिकल फीचर्स के साथ जो है कंजेनिटल कैटरैक्ट का केस वो प्रेज़ेंट होगा। अ, याद रखें अगर कोई भी सिनेरियो पिक होता है उसके क्लिनिकल फीचर्स की वजह से, तो इसको बड़े ध्यान से देखा करें। क्लिनिकल फीचर्स अगर आप सही तरह से कर लेंगे तो सिनेरियो आपका आराम से पिक हो जाएगा। तो व्हाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स का मैंने आपको बताया कि अगर व्हाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स हो ना तो उसको उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोकोरिया। ये सवाल बहुत दफ़ा आया है, हमेशा आता है ये ल्यूकोकोरिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखना है, यानी कि किन-किन कंडीशंस में ल्यूकोकोरिया हो सकता है। तो इसका एक आसान सा निमोनिक है रेसर, RACER, रेसर CT। इससे आप याद रखें कि ल्यूकोकोरिया के ये डिफरेंशियल्स हैं। रेटिनोब्लास्टोमा ये कैंसर होता है, रेटिना का ट्यूमर है, इसमें भी व्हाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होगा, आँखें वाइट हो जाती हैं। इसके बाद एंटीरियर पर्सिस्टेंट हाइपोप्लास्टिक प्राइमरी विट्रियस APHPV, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि फीटल ब्लड वेसल्स जो है ना, जो जब अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं, जो लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, वो एट बर्थ वो रिग्रेस करना शुरू हो जाती हैं पैदाइश के बाद। लेकिन इस कंडीशन में वो रिग्रेस नहीं करती, वो वैसे ही परसिस्टेंट रहती हैं और उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस के पोस्टीरियरली, बैक ऑफ द लेंस, मैं आपको आईबॉल ये लेंस है, ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर है। तो इधर पोस्टीरियर के बैक पे जो है ना वो एक व्हाइट ओपेसिटी बन जाती है। तो इसमें भी ल्यूकोकोरिया हो जाता है, व्हाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। इसके बाद सी से कोट्स डिजीज़। कोट्स डिजीज़ रेटिना की एब्नॉर्मैलिटी है, जिसमें एक रेटिनल एब्नॉर्मैलिटी है, इसमें
रेटिनल ब्लड वेसल्स जो हैं उनसे इन्फ्लेमेशन उनकी हो जाती है और एक्सुडेशन होती है, इसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, रेटिना डिटैच हो जाता है। इसके बाद ई से एंडोफ्थेल्माइटिस होता है कि इन्फ्लेमेशन हो गई है आई के इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल आई बॉल स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है। इसके बाद रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया, ये भी रेटिना की एक एबनॉर्मेलिटी है और ये अगर प्री मैच्योर जो बेबी है उसको एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाए ऑक्सीजन का, तो उस वजह से ये रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया हो जाता है। इसके बाद कंजेनिटल कैटरैक्ट, इसको आपने नंबर 1 पे रखना है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल ल्यूकोकोरिया के डिफरेंशियल्स में। जो अगर बच्चा प्रेजेंट हुआ है उसको ल्यूकोकोरिया, व्हाइटिश पिपुलरी रिफ्लेक्स है, आपने ये नंबर 1 अपने प्रायोरिटी पे रखना है कि उसको कंजेनिटल कैटरैक्ट है। इसके बाद टॉक्सोकैरियल ग्रैनुलोमा, ये एक पैरासाइट होता है टॉक्सोकैरा कैनस। ये पैरासाइट जो है ना ये जाके आई में इन्फ्लेमेशन करवाता है और आई में इन्फ्लेमेशन इसकी वजह से भी जो है ना, इस पैरासाइट की वजह से ग्रैनुलोमा बनते हैं जिनकी वजह से व्हाइटिश पिपुलरी रिफ्लेक्स हो सकता है। तो ये आपने 7 चीज़ें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत पूछा गया है पास्ट पेपर्स में भी। इसके बाद ऑक्यूलर असेसमेंट है, यानी कि आपके पास कंजेनिटल कैटरैक्ट का केस आ गया, अब आप उसको क्या-क्या एग्जामिनेशन करवाएंगे। इसमें आपने 5 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आप उसकी फंडस एग्जामिनेशन करेंगे। फंडस एग्जाम के बाद आप उसकी रेटिनोस्कोप के ज़रिए, रेटिनोस्कोपी स्लिट लैंप के थ्रू भी होती है, रेटिनोस्कोप के थ्रू भी होती है, तो ये ना रेटिना को उसके देखेंगे कि कोई रेटिनल डिटैचमेंट तो नहीं है। ये ल्यूकोकोरिया में अक्सर ही ऐसी बीमारियां हैं जो रेटिना, जिनका रेटिना में प्रॉब्लम है तो वो ल्यूकोकोरिया के साथ प्रेजेंट हो रही हैं, तो उसको रूल आउट करने के लिए रेटिनोस्कोपी ज़रूर देखेंगे। इसके बाद आप ए स्कैन और बी स्कैन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कंजेनिटल कैटरैक्ट में होते हैं। ए स्कैन होता है कि लेंथ ऑफ आई को चेक करने के लिए, यानी कि ये आई बॉल बना आ गया, तो ये जो लेंथ है एंटीरियर और पोस्टीरियर लेंथ, इसको चेक करने के लिए जो है ना ए स्कैन होता है। अब काफ़ी सारी बीमारियां हैं, हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है, दूर की नज़र ख़राब या नज़दीक की नज़र ख़राब जिनकी होती है, उनकी आई बॉल की लेंथ जो है ना वो उसमें डिविएशन होती है, तो उसके लिए आप ए स्कैन करवाते हैं। और बी स्कैन जो है ना आई के पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स, लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर आ गया और रेटिना, ये पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ आई को चेक करने के लिए जो है ना आप बी स्कैन करवाते हैं। और उसके बाद आखिर में आपने इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर नोट करना है, ठीक है, कि ग्लाकोमा को रूल आउट करने के लिए। इसके बाद लैब एग्जामिनेशन आ जाती है। लैब इन्वेस्टिगेशन में आपने 3 चीज़ें लेबॉर्ट्री में सेंड करनी है उनके एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले आपने यूरिन एनालिसिस करवाना है। यूरिन एनालिसिस क्यों करवाएंगे कि अगर तो गैलेक्टोसीमिया है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि गैलेक्टोसीमिया में कंजेनिटल कैटरैक्ट्स हो सकते हैं, तो वो यूरिन में गैलेक्टोज जो है वो आपको डिटेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने सीरम बायोकेमिस्ट्री करवानी है। सीरम बायोकेमिस्ट्री में आप क्या-क्या चेक करेंगे? इसमें आप जो ब्लड में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है, या कैल्शियम या फास्फोरस का सीरम, कैल्शियम फास्फोरस के लेवल्स हैं उनको चेक करने के लिए आप सीरम बायोकेमिस्ट्री करवाएँगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपने करवाना है सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है इन्फेक्शन के लिए, एंटीबॉडी जो इन्फेक्शन के खिलाफ बनी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, तो ये हमने करवानी है टॉर्चेस इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑक्यूलर असेसमेंट और लैब इन्वेस्टिगेशन ये अक्सर ही एज अ पार्ट ऑफ एससीक्यू आता है, 2 नंबर का पूछ लिया या 1 नंबर का पूछ लिया, तो ये आपने लाजमी दोनों चीज़ें करनी है। इसके बाद आखिर में ट्रीटमेंट आ जाती है। 2 तरह की ट्रीटमेंट है इन केस ऑफ कंजेनिटल कैटरैक्ट। एक लेंस एस्पिरेशन है पहली। लेंस एस्पिरेशन में क्या है कि जो आपका लेंस का पोर्शन ख़राब है, आप उसे सर्जरी करके वो पोर्शन ही एस्पिरेट कर लेते हैं, पोर्शन निकाल देते हैं और उसकी जगह नया लेंस डाल देते हैं। ये करते कैसे हैं? सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देंगे। जनरल एनेस्थीसिया दे के कॉर्नियोसेक्लेरल इंसिजन लगाएँगे। ये देखें, अब ये आई ड्रॉ करता हूँ, ये आपका डार्क पोर्शन, ये स्क्लेरा आ गया, ये आइरिस आ गया। तो कॉर्नियोसेक्लेरल इंसिजन, इधर इंसिजन देंगे। इंसिजन देने के बाद अब लेंस हमें विजिबल हो जाएगा, तो एंटीरियर कैप्सुलोटमी करेंगे। जो लेंस का एंटीरियर जो है, ये एंटीरियर पोल था, ये पोस्टीरियर पोल था। जो एंटीरियर पोल है ना, इसको काटेंगे ताकि जो अंदर का लेंस का मैटर है वो हमें विजिबल हो। उसके बाद लेंस के मैटर जो डिफेक्टिव मैटर है उसको हम एस्पिरेट कर लेंगे एस्पिरेटर के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद जो है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस हम इसके अंदर डाल देंगे। आर्टिफिशियल लेंस बाहर से डाल देंगे इसके अंदर। अब आर्टिफिशियल लेंस डालने में आपने एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 2 साल से कम उम्र बच्चा है तो उसमें आपने कभी लेंस नहीं डालना, ठीक है। अगर उसमें आपने 2 साल से कम उम्र बच्चे में आपने लेंस डाल दिया इंट्राओक्यूलर आर्टिफिशियल लेंस, तो उससे स्क्विंट का खतरा होता है, बैंगेपन का बहुत खतरा होता है, निस्टैग्मस भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। इस वजह से 2 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा होगा तो जो है वो लेंस आपने डालना है इंट्राओक्यूलर लेंस। और 2 साल से कम उम्र तक अब आपने ये सर्जरी प्रोसीजर कर लिया लेंस एस्पिरेशन का, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना। अगर खाली छोड़ देंगे कैप्सूल को, उसके अंदर कोई लेंस मटेरियल नहीं होगा तो उससे एम्ब्लायोपिया का खतरा हो जाता है।
एम्ब्लायोपिया क्या होता है कि एक आँख से ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक आँख से कम नज़र, एक आँख वीक, तो उससे ना विज़न डिफेक्ट हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने जो है ना उसको ग्लासेस या डार्क ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स वगैरह देनी है उसे, ऐनक कि एम्ब्लायोपिया उसका डेवलप ना हो, उसकी नज़र वीक ना हो। तो जैसे ही वो 2 साल का हो तो फिर इंट्राओक्यूलर लेंस हम इम्प्लांट कर दें अंदर। दूसरी टेक्नीक होती है लेंसेक्टमी की। लेंसेक्टमी होती है कि सारा होल लेंस आपने जो है वो निकाल लिया। इसमें आप क्या करते हैं, ऐसे ही कॉर्नियोस्क्लेरल इंसिजन देंगे, सारा लेंस इस कैप्सूल समेत लेंस सारा जो है ना वो निकाल लेंगे। अब ये किस केस में इंडिकेटेड होता है कि अगर क्रॉनिक एंटीरियर यूवेइटिस यानी इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है तो आपने सारा लेंस ही निकाल लिया है, ठीक है? और ऑपरेशन के बाद की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, इसमें पोस्टीरियर कैप्सुलो पैसिफिकेशन आती है, यानी कि जो पोस्टीरियर ये आईबॉल है, ये लेंस या एंटीरियर पोर्शन पोस्टीरियर पोस्टीरियर कैप्सूल जो है ये ओपेसिफाई हो सकता है, या सेकेंडरी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो सकती है प्यूपल के ऊपर। प्यूपल पे मेम्ब्रेन बन जाएगी, उससे जो है विजन आपका जो है ना वो बहुत डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, विजन आपका डिफेक्टिव हो जाएगा सेकेंडरी मेम्ब्रेन फॉर्मेशंस की वजह से। इसके बाद सेकेंडरी ग्लाकोमा कर हो सकता है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो अब थोड़ा पास्ट का आपको रिव्यू, पास्ट में कौन कौन से सवाल आए हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आप जैसे पहला सवाल है कि मदर ने नोट किया एक वाइट स्पॉट इन द सेंटर ऑफ ब्लैक पोर्शन ऑफ हर चाइल्ड्स राइट आई, यानी कि वाइट स्पॉट है। आ, आगे उसने क्वेश्चन खुद ही पूछा, कॉमन कॉजेज ऑफ ल्यूकोकोरिया, तो इसमें आपने वही डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो रेसर सीटी वाला निमोनिया का वो लगा देना, और इन्वेस्टिगेशंस जो वो बी स्कैन, ए स्कैन, फंडोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी, वो वाली इन्वेस्टिगेशन लिख देनी है। दूसरा सवाल है कि 5 साल का बच्चा है, वो आपके पास आई ओपीडी में आया है, वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ये वर्ड नहीं आपने भूलना। वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जिधर आ गया वो कंजेनिटल, वो कैटरैक्ट का केस है। तो 5 साल का बच्चा है तो कंजेनिटल कैटरैक्ट है। एग्जामिनेशन पे आपको पता चला है कि ये सारा कुछ अल्ट्रासाउंड में शेडोज नहीं है, विट्रियस और रेटिना फ्लैट है, यानी कि उनकी मसला नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है, ये कंजेनिटल कैटरैक्ट का ही है। और अगर सर्जरी जो है वो डिले हो जाएगी तो आपने बताना है कि उसको रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकते हैं, उसका ऐसे वो सारा। इसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, वही 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास, एक लेंस एस्पिरेशन और एक लेंसेक्टमी है। उसके बाद तीसरा केस है, 6 माह के बच्चे आया प्रेजेंट हुआ है और उसका राइट वाइट प्यूपल है। वाइट प्यूपल है, बच्चा प्रेजेंट, बच्चा आ गया और वाइट प्यूपल है साथ, तो डायग्नोसिस में इसमें हमारे पास कंजेनिटल कैटरैक्ट ही होगा। तो अब आगे शुरू करते हैं अगली वीडियो से, सेनाइल कैटरैक्ट जो इस चैप्टर का, लेंस के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो